एपिसोड 121 टू 130। अध्याय 121। बहुत समय से नहीं मिले। झाओ मिंग ने बताना शुरू किया कि उसने लिपस्टिक कैसे बनाई। लूशी और बाकी दो नौकरानियां ध्यान से सुनने लगीं। कल मैंने उनसे गुलाब की पंखुड़ियां और चुकंदर का जूस लाने को कहा था, उसने दोनों नौकरानियों की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने आगे कहा, मैंने मोमबत्तियों से मोम लिया और उसे बारीक पीस लिया। फिर मैंने उसमें थोड़ा नारियल का तेल मिलाया। मिश्रण में रंग लाने के लिए मैंने चुकंदर के रस का इस्तेमाल किया। चुकंदर होंठों के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होता है और नारियल का तेल होंठों को नमी प्रदान करता है, जिससे होंठ मुलायम बनते हैं। मैंने गुलाब की कुछ पंखुड़ियों को पानी में भिगोया और मिश्रण में गुलाब जल की कुछ बूंदें मिला दी, जिससे इसकी खुशबू अच्छी हो गई। इसके बाद मैंने उन्हें अच्छी तरह मिलाया और रात भर के लिए इस कंटेनर में रख दिया। और लीजिए, मेरी DIY लिपस्टिक तैयार है, वह उत्साह से बोली। वह अपने शब्दों को छांटना और अपनी सामान्य शैली में बोलना भी भूल गई। झाओ मिंग की बात सुनकर बाकी तीनों हैरान रह गए। झाओ मिंग ने इसे बनाने में कोई अजीब चीज़ इस्तेमाल नहीं की थी। रसोई में जो भी उपलब्ध था सब कुछ इस्तेमाल किया था। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, फिर भी किसी ने पहले ऐसा कुछ सोचा नहीं था। अब वे झाओ मिंग की और भी ज्यादा पूजा करने लगे, क्योंकि कोमा से उठने के बाद वह अजीब तो हो गई थी, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी भी हो गई थी। लूशी ने झाओ मिंग के अजीब शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और कहा, मिस, यह अद्भुत है। अब मुझे यकीन है आज कोई भी आपको मात नहीं दे सकता। आप इस भोज की स्टार बन जाएंगी। लूशी की बातें सुनकर झाओ मिंग मुस्कुराए। वह भोज में अपनी शानदार एंट्री के लिए बेताब थी। जिन विला साक्षात्कार का दिन। सुबह जी मिंग हमेशा की तरह तैयार हुई और मेज से स्क्रिप्ट उठाकर नीचे चली गई। उसने लीवेई के साथ नाश्ता किया। मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए छोड़ दूंगा और गुशाओ को भी अपने साथ ले जाऊंगा। अगर कुछ और होगा तो वह सब संभाल लेगा। लिवेई ने रुमाल से हाथ साफ करते हुए कहा, ये तो बस एक इंटरव्यू है, और कल मैं अकेली गई थी, तो आज क्यों नहीं? जी मिंग ने उसे घूरते हुए पूछा। लिवेई ने आह भरते हुए कहा, कल तुम ग्लोबल वर्ल्ड गए थे मेरी कंपनी में, और यह आज की तरह ज्यादा सुरक्षित है। तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। जी मिंग ने आह भरी और कहा, लिवेई, मैं ठीक हो जाऊंगी, अब ज्यादा प्रतिक्रिया मत करो। अगर मेरा चयन हो गया तो मैं हमेशा लोगों को हर जगह अपने साथ नहीं ला पाऊंगी। उसने जूस पीते हुए कहा। लिवेई ने उसकी ओर देखा और बुदबुदाया, इसके लिए तुम्हें पास होना जरूरी है। उसने धीमी आवाज में कहा। जी मिंग ने कहा, क्या? तुमने क्या कहा? उसने अपनी बाहें उसकी ओर उठाते हुए कहा। उसने उसकी ओर देखा और जल्दी से कहा, मैंने कहा था अगर तुम ऑडिशन में पास भी हो गई तो तुम अपने सहायक या अन्य लोगों को ऑडिशन में ला सकती हो, इसलिए गुशाओ को अपने साथ ले चलो। उसने जल्दी से अपने आप को ढक लिया। जी मिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, जरूरत नहीं है, मैं यूमेई को अपने साथ ले जाऊंगी। तुम अपने गुशाओ को अपने साथ ले जाओ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसने चिढ़कर कहा। लिवेई ने आह भरी और यूमेई से उनके साथ चलने के लिए तैयार होने को कहा। यूमेई ने तुरंत सिर हिलाया और तैयार होने चली गई। 10 मिनट में यूमेई और जी मिंग लिवेई के साथ कार में बैठे थे साक्षात्कार के स्थान के लिए। यूमेई ड्राइवर के बगल वाली यात्री सीट पर बैठी थी और जी मिंग और लिवेई पिछली सीट पर बैठे थे। जी मिंग अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। लिवेई ने दृढ़ता के साथ उसे स्क्रिप्ट पढ़ते हुए देखा और आह भरी। अगर इतनी मेहनत के बाद भी वह ऑडिशन में फेल हो गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सचमुच चाहता हूं कि वह इस ऑडिशन में फेल हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वह इस घटिया इंडस्ट्री को झेल पाएगी। उसने आह भरी। उन्होंने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, शुभकामनाएं, मैं जानता हूं कि तुम ये कर सकती हो। लेकिन उसने अभी के लिए उसे खुश करने का फैसला किया। उसे परवाह नहीं, नतीजे चाहे जो भी हों, वह उसे कुछ भी करने देगा जब तक वह खुश है। जीमिंग और यूमेई को ऑडिशन स्थल पर छोड़ने के बाद वह वापस ऑफिस चला गया। उसने एक ड्राइवर को जीमिंग को ऑडिशन के बाद लेने के लिए नियुक्त किया था, इसलिए वह वापस चला गया। जब जीमिंग ने बड़ी इमारत देखी तो वह घबराहट से घबरा गई। वह यूमेई के साथ इमारत में दाखिल हुई और चौथी मंजिल पर गई, क्योंकि इंटरव्यू वहीं होना था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसने देखा कि वहां बहुत से लोग ऑडिशन की तैयारी कर रहे थे। बाकी लड़कियां भी बहुत अच्छे से सजी धजी थीं। हालांकि जीमिंग ने पीले रंग की एक साधारण पोशाक पहनी हुई थी, फिर भी वह बाकियों से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पीला रंग उसके रंग रूप पर जंच रहा था और उसे एक चमकदार रूप दे रहा था। चौथी मंजिल विशाल थी और वहां केवल एक ही कार्यालय था जो ऑडिशन के लिए खाली था। उसने स्टाफ से संपर्क किया और उनका नंबर लिया। वह 190 था। उसने आह भरी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे इसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। उसने कोने में एक सीट देखी और वहां जाकर बैठ गई, लेकिन उस समय एक आदमी कुर्सी पर बैठ गया और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। जीमिंग ने इस व्यवहार पर भौहें चढ़ाईं और लड़की की तरफ देखा। लड़की ने छोटी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से पहना हुआ था। यह अश्लील तो नहीं लग रहा, लेकिन लड़की ने जीमिंग के मुकाबले बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। लड़की का शरीर एकदम सही था, उस पोशाक में उसका आकार एकदम घंटे के आकार का था। जीमिंग ने लड़की को देखा। वह नहीं जानती थी कि वह कौन है, लेकिन उसे कुछ हद तक परिचित महसूस हुआ। वह ठीक से पहचान नहीं पा रही थी कि वह कौन है। उसने कुछ देर तक उस लड़की को घूरा, लेकिन फिर मुंह फेर लिया, क्योंकि वह झगड़ा नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वह मुड़ी, उसने पीछे से लड़की की आवाज़ सुनी, बहुत समय हो गया मिलते हुए, जीमिंग। वह रुक गई और उस लड़की की ओर देखने लगी जो गर्व से मुस्कुरा रही थी। अध्याय 122 तथाकथित सबसे अच्छा दोस्त। जैसे ही वह मुड़ी, उसने पीछे से लड़की की आवाज़ सुनी, बहुत समय हो गया मिलते हुए, जीमिंग। वह रुक गई और उस लड़की की ओर देखने लगी जो गर्व से मुस्कुरा रही थी। जीमिंग उसे खाली आंखों से देखती रही, जैसे उसे इस लड़की की कोई याद ही न हो।
लेकिन उसकी बातें सुनकर उसे लगा जैसे वह असली जीमिंग को जानती हो। उस लड़की ने जीमिंग की तरफ देखा और नाराज हो गई क्योंकि उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने सोचा कि जीमिंग कम से कम उस पर चिल्लाए या कुछ बुरा कहे तो बदले में वह खुद को दयनीय और पीड़ित साबित करेगी। लेकिन उसे हैरानी हुई जब जीमिंग उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे उसकी याद ही न हो। इससे उसका खून खौल उठा। वह मुझे कैसे भूल सकती है, कितनी दिखावटी कुतिया है, छोटी सफ़ेद पोशाक वाली लड़की ने सोचा। लेकिन कुछ भी कहने के बजाय वह बस उस पर मुस्कुराए और बोली, जीमिंग तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मुझे मत बताना कि तुम मुझे भूल गए हो। उसने उससे पूछा। जीमिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मुझे तुम्हें याद रखना होगा? मुझे माफ़ करना, लेकिन यह मेरा दिमाग ही होगा जो महत्वहीन बातें भूल जाता है। उसने चेहरे पर नकली मुस्कान के साथ कहा। उसे तो उसकी याद भी नहीं है, तो शायद इसलिए कि वो इतनी अहमियत नहीं रखती। और ऊपर से उस लड़की का व्यवहार देखकर लग रहा था कि जीमिंग के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लड़की निराश हो गई। उसने अपनी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की और अपने हाथों को छाती के सामने जोड़कर कहा, ओह कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप लंबे समय तक विदेश में रहे हैं, इसलिए यह संभव है। लेकिन मुझे दुख है कि आपके पिताजी ने आपसे नाता तोड़ लिया है। आप उस विदेशी देश में अकेली होंगी। मैं समझती हूँ कि इतने सालों तक आपके लिए ये कितना कठिन रहा होगा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हालांकि कई लोगों को लग रहा था कि वह अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जीमिंग उसकी बात का मतलब समझ गया। उसने लड़की की ओर भौहें चढ़ाईं। वह जीमिंग के परिवार के बारे में जानती है, इसलिए ऐसा लगता है कि वह शिनई से संबंधित है। ये संभावना सोचकर उसे हंसी आ गई। शिनई की परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये सोचकर वह मुस्कुराए। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, लगता है तुम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जानती हो, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देना चाहोगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई याद नहीं है। उसने सीधे चेहरे से कहा। उसकी बातें सुनकर दूसरी लड़की का चेहरा लाल हो गया। आसपास के लोग जीमिंग की बातें सुनकर फुसफुसाने लगे। वह पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपना आपा संभालने की कोशिश करते हुए जबड़े भींचते हुए कहा, जीमिंग तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त को कैसे भूल सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त किंजिया हूँ, जिसे तुम अपनी नई पार्टी के दोस्त बनाने के बाद भूल जाती हो। मुझे बहुत दुख है कि तुम अपने स्कूल के समय के सबसे अच्छे दोस्त को भूल गए। तुम्हें अपने दोस्तों को इस तरह नहीं भूलना चाहिए। उस घटना के बाद जब तुम विदेश चले गए थे तब मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थी। यहाँ तक कि शिनई भी तुम्हारे जाने के बाद बहुत दुखी हुई थी। आखिरकार तुम उसकी बहन हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा। जीमिंग ने उसकी बातें सुनी तो उसने अपने मन में लड़की किंजिया के बारे में कुछ याद करने की कोशिश की। हाँ, जीमिंग उसे भूल गई है क्योंकि वह उसे अपनी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण नहीं मानती थी। वह किंजिया थी जो जीमिंग की तथाकथित सबसे अच्छी दोस्त थी। वह जूनियर स्कूल के दौरान जीमिंग की सबसे अच्छी दोस्त थी, या कम से कम जीमिंग की तरफ से। लेकिन किंजिया जीमिंग के साथ थी क्योंकि उसके दादा अमीर थे और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जीमिंग से दोस्ती करने से पहले उसे गरीब होने के कारण दूसरों द्वारा परेशान किया जाता था और यहाँ तक कि उसे वेश्या तक कहा जाता था। लेकिन एक दिन जीमिंग उसकी मदद के लिए आया और उस दिन से वह जीमिंग के साथ रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। जीमिंग के दादाजी ने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया था। उनका परिवार गरीब था और उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ऐसे में जीमिंग ने अपने दादाजी से मदद मांगी। वह लगभग जीमिंग के परिवार पर ही जी रही थी। हालांकि उसे जीमिंग मिलने की खुशी थी, लेकिन उसे खुश देखकर उसे उतनी ही जलन भी हो रही थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उसके दादा न सिर्फ अमीर थे बल्कि बहुत शक्तिशाली भी थे। वह उससे ईर्ष्या करती थी। वह सुंदर, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उनके सामने वह कुछ भी नहीं थी। उसके दादा ने किंजिया के पिता को लू कॉर्पोरेशन में नौकरी भी दिलवाई थी। लेकिन जब उनका हाई स्कूल शुरू हुआ तो जीमिंग की जिंदगी एक ही रात में बिखर गई। उसकी मां चल बसी और कुछ ही दिनों बाद उसके पिता अपनी रखेल और एक बेटी को ले आए। और इतना ही नहीं, जब वह उसके स्कूल में दाखिल हुई तो उसे पता चला कि शिनई भी उसी स्कूल में पढ़ेगी। वह बहुत नाराज हुई। वह पहले से ही अपनी समस्याओं में फंसी हुई थी जब किंजिया उसके पास आए और कहा कि जीमिंग के दादा ने उसके पिता को कंपनी से बाहर निकाल दिया है, यहाँ तक कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। पहले तो वह हैरान रह गई, लेकिन बाद में जीमिंग के दादा ने उसे बताया कि किंजिया के पिता ने खातों में जालसाजी करके कंपनी से पैसे निकालने की कोशिश की थी, और यह रकम कोई छोटी नहीं थी। इसी वजह से जीमिंग ने उससे कहा कि वह किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसने उनकी दोस्ती नहीं तोड़ी। किंजिया जीमिंग पर गुस्सा थी और उसे उसकी घमंडी हरकतें समझ रही थी। शिनई ने इस स्थिति का फायदा उठाया और अपने पिता से किंजिया के पिता की मदद करने को कहा और उन्होंने मदद की। इससे जीमिंग की सबसे अच्छी दोस्त उसके पक्ष में आ गई। इसलिए बाद के दिनों में शिनई जब भी मौका मिलता है शिकार बनने की कोशिश करती है और किंजिया हमेशा उसकी तरफ से बोलती है और शिनई से लड़ती है। शिनई पर्दे के पीछे खड़ी होकर शिनई से निपटने के लिए किंजिया का इस्तेमाल करती है। बेशक ये सब उनका दिखावा है। वे जीमिंग को सभी छात्रों के सामने बेइज्जत करना चाहते थे। उन्होंने जीमिंग के साथ कई गंदी चालें चली, लेकिन वह मजबूत थी, इसलिए जिद पर अड़ी रही। उन्होंने स्कूल में यह अफवाह भी फैलाई कि जीमिंग ने एक लड़के को बहकाने की कोशिश की है जो शिनई को पसंद करता था, और उसने शिनई के साथ रहने से इनकार कर दिया तो शिनई उस पर टूट पड़ी और उसे जबरदस्ती चूमकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की। इस तरह की अफवाहें स्कूल में आग की तरह फैल गईं, जिससे स्कूल में उसकी प्रतिष्ठा खराब हो गई। अध्याय 123 उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी। इस तरह की अफवाहें स्कूल में आग की तरह फैल गईं। जीमिंग को बदचलन, वेश्या वगैरह कहा गया। स्कूल वालों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उसके रोने पर ध्यान नहीं दिया।
जब सभी लोग तैराकी कक्षा में गए थे तो उस लड़के ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे मना कर दिया और उसके अंकोशों पर लात मारी। वह घायल हो गया और उसने अपने परिवार को बताया कि उसने खुद को उस पर फेंक दिया, और जब उसने इनकार किया तो वह क्रोधित हो गई और उसे लात मार दी। यह एक बहुत ही हास्यास्पद कहानी है, लेकिन उसके माता पिता और जीमिंग के पिता ने इस पर यकीन कर लिया। नतीजतन शिनई और किंजिया की तुच्छ चालों के कारण उसकी छवि खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने ही उस लड़के को ऐसा व्यवहार करने के लिए उकसाया था। वह शिनई को पसंद करता था, लेकिन उसने उससे कहा कि उसकी बहन भी उसे पसंद करती है, इसलिए वह उसके साथ नहीं रह सकती। तो उसे लगा कि जीमिंग उसे पसंद करती है। उसने सोचा कि वह अमीर और खूबसूरत है और उसके साथ रहना बुरा नहीं होगा, इसलिए उसने उसे प्रपोज किया, लेकिन उसने उस पर हंसते हुए उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह उसके टाइप का नहीं है। यह उसका अपमान था। वह स्कूल का सबसे सुंदर और लोकप्रिय लड़का था और एक साधारण लड़की ने उसे अस्वीकार कर दिया। जीमिंग की बातों से नाराज होकर उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। शिनाई ने कक्षा की खिड़की से यह दृश्य देखा, लेकिन उसने जीमिंग की मदद नहीं की और अपने रास्ते चली गई। लेकिन जीमिंग ने उसे देख लिया है, और इतना ही नहीं, किंजिया ने यह भी कहा कि उसने जीमिंग को उस लड़के के साथ जबरदस्ती करते देखा था। वो वहाँ थी ही नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती है। उन्होंने उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त बर्बाद कर दिया। वह मर्दों और औरतों के साथ इस तरह के रिश्ते से बहुत सदमे में थी। उसे डर था कि कहीं उसे बदचलन न कह दिया जाए। उसके पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। वह अपने दादा के पास चली गई और उन्हें शिनाई, रुक्सी और बाकी सब के बारे में सब कुछ बता दिया। वह जीमिंग को अपने घर ले आया और कुछ समय बाद उसने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया, क्योंकि एस काउंटी में उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई थी और वह किसी भी स्कूल में प्रवेश पाने में सक्षम नहीं थी, और अगर उसे प्रवेश मिल भी जाता तो वे अफवाहें उसे परेशान करती। डॉट 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 जब जीमिंग को असली जीमिंग की सभी दर्दनाक यादें याद आईं तो उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। ये वो यादें थीं जिन्हें जीमिंग ने अपने दिल की गहराइयों में छुपा रखा था। लेकिन किंजिया के शब्दों ने जीमिंग की यादों को जगा दिया और असली जीमिंग का दर्दनाक अतीत याद आ गया। वह लड़की हमेशा मजबूत होने का दिखावा करती है, लेकिन वास्तव में उसने बहुत कुछ सहा है। उसने मन ही मन सोचा। जीमिंग ने किंजिया को देखा। जीमिंग की सभी यादें याद करने के बाद उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में भूल गई थी, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे सामने आओगे। तुम्हारे पिता ने मेरे दादाजी की कंपनी के खातों में हेराफेरी करने की कोशिश की थी। उसने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, जैसे ये सामान्य बात हो। लेकिन मुझे लगता है तुम अब वो लड़की नहीं रही जिसे मेरे दादाजी मेरी वजह से प्रायोजित करते थे। अब तुम्हारे कई समर्थक हैं। इसलिए वह कुछ देर रुकी और इधर उधर देखने लगी। उफ, मुझे माफ़ करना, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। इससे तुम्हें दुख हुआ होगा ना। ये सब बातें सार्वजनिक रूप से कहना मेरे लिए बहुत असावधानी है, उसने दोषी भाव बनाते हुए कहा। इस लड़की ने जीमिंग की इज्जत बर्बाद कर दी, और उस वक्त तो उसने बेशर्मी से अपने गुनाह कबूल भी कर लिए और अब उसके सामने आकर दोस्त जैसा बर्ताव कर रही है। हाँ, कितनी अच्छी कुतिया है। अगर उसने पहले जीमिंग के पारिवारिक मुद्दे का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह सबके सामने किंजिया के पारिवारिक मुद्दे का इस्तेमाल नहीं करती। जीमिंग की बातें सुनकर किंजिया शर्मिंदा हो गई। उसने अपना नाम भी बदलकर जेनी रख लिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे पहचाने। वह अपनी पृष्ठभूमि से दूर भाग जाना चाहती है। वह अब एक अपराधी की बेटी थी और वह एक ऐसी लड़की थी जिसे जिंदगी भर दूसरे लोगों ने प्रायोजित किया था। पहले तो जीमिंग थी, फिर जी शिनई। लेकिन जीमिंग के जाने के बाद शिनई ने उसे यह कहकर प्रायोजित करना बंद कर दिया कि उसे पहले पता ही नहीं था कि किंजिया के पिता एक अपराधी थे। उसे समझ आ गया था कि वह जीमिंग से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। इसके बाद उन्होंने ऑडिशन देना शुरू कर दिया। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई निर्देशकों के साथ सोई भी। अब वह एक ग्रेड अभिनेत्री थी जिन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में काम किया। अपने शुगर डैडी के सहयोग से उन्हें कई ऐसे रोल मिले जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अब वह एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं और वह मिस्टर हान की फिल्म में सेकंड लीड के ऑडिशन के लिए यहाँ आई थीं। हालांकि उन्हें लीड रोल ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस फिल्म में सेकंड लीड रोल भी लीड रोल जितना ही महत्वपूर्ण है। जब वह लिफ्ट से बाहर निकली तो उसने जीमिंग को देखा। उसके चेहरे पर तनाव आ गया, क्योंकि उसे याद आया कि जब उसने अपने पिता को जेल से बाहर निकालने के लिए मदद मांगी थी तो उसने कैसे घमंड से काम लिया था। वह जीमिंग की किस्मत पर भी हंसना चाहती थी कि कैसे उसका परिवार बिखर गया। शिनाई ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉट 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 जब किंजिया ने जीमिंग की नकली दोषी अभिव्यक्ति देखी तो वह हंसना चाहती थी। उसने जीमिंग की तरफ देखा, जो बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए थी। पीली पोशाक भी उसे खूबसूरत और आकर्षक बना रही थी। उसे चिढ़ हुई, ये कुतिया कब से इतनी खूबसूरत हो गई। अंत में उसने कहा, जीमिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ ऑडिशन के लिए नहीं आए हो, है ना? वह मुस्कुराते हुए ये शब्द कहने में कामयाब रही। जी ने उसकी बनावटी मुस्कान को देखते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। मैं यहाँ ऑडिशन देने आई हूँ, और मैं देख सकती हूँ कि तुम भी उसी के लिए यहाँ आए हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर शुभकामनाएं। अब मुझे माफ़ करना, मुझे ऑडिशन की तैयारी करनी है। जीमिंग ने यह कहते हुए किंजिया की तरफ देखे बिना ही मुड़ गई। किंजिया नाराज थी। जीमिंग उसे कैसे नज़रअंदाज कर रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। तुम, उद्धरण चिन्ह। किंजिया की मैनेजर स्टाफ से बात करके आए और उसे नाराज़गी से भरी नज़रों से खड़ा देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इतना गुस्सा आ गया। वह किंजिया के पास गई और बोली, जेनी, क्या हुआ? ठीक है, हम कतार में 191वें स्थान पर हैं, इसलिए अपनी बारी आने तक अभ्यास करते हैं। मैनेजर ने उसकी नाराज़ नज़रों को अनदेखा करते हुए कहा। किंजिया का चेहरा खराब हो गया और बोली, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं एक ग्रेड अभिनेत्री हूँ।
क्या मुझे दूसरी मुख्य भूमिका के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है? मैं बिना अभ्यास के भी अच्छा अभिनय कर सकती हूँ, उसने घमंड से कहा। मैनेजर किंजिया को अच्छी तरह जानता है, वो सिर्फ दिखने में अच्छी है लेकिन उसकी एक्टिंग बेकार है। वो अपने लुक्स और अपने सपोर्ट की बदौलत इस मुकाम तक पहुंची है, वरना तो वो एक बदचलन औरत से ज़्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन मैनेजर चुप रहा। किंजिया ने फिर कहा, मैं वैनिटी में इंतजार करूंगी, जब मेरी बारी आए तो मुझे बुला लेना। मैं थक चुकी हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, उसने पलटते हुए कहा। मैनेजर ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और लिफ्ट में चली गई। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मुझे इस कुतिया का मैनेजर बनना पड़ा। वह हमेशा घमंडी व्यवहार करती है और सोचती है कि यह भूमिका भी कोई साधारण भूमिका ही है, उसने चिढ़कर कहा। वह पास की कुर्सी पर बैठकर प्रतिभागियों की संख्या पर नजर रखने लगी ताकि देख सके कि उनका नंबर आया है या नहीं। वह हताश होकर आहें भरने लगी। अध्याय 124 साक्षात्कार 1। यूमेई ने किंजिया को एक अच्छा सबक देने के लिए जी मिंग की प्रशंसा की। मिस, अभी तो आप बहुत अच्छी थीं। वो लड़की, जो भी हो, आपके सामने अच्छी नहीं थी। इतने छोटे कपड़े और मेकअप के बाद भी वो आपसे कमतर लग रही थी। तुम सबसे अच्छे हो, उसने अपना अंगूठा दिखाते हुए कहा। यूमेई की बातें सुनकर जी मिंग हंस पड़ी। वे अपनी बारी का इंतजार करने लगे। जी मिंग ने निर्देशक को प्रतिभागियों पर अयोग्य, बेकार और न जाने क्या क्या कहकर चिल्लाते सुना। लड़कियां कमरे में जाने के 5 मिनट के भीतर ही बाहर आ जाती थीं, और उनमें से ज़्यादातर या तो उदास थीं या रो रही थीं। उसने सोचा, डायरेक्टर कितना निर्दयी है, उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह इन खूबसूरत लड़कियों पर चिल्ला सके। उसे लड़कियों के लिए बुरा लग रहा था। बाहर इंतजार कर रही बाकी लड़कियां ऑडिशन के लिए अंदर जाने से डर रही थीं। कई तो ऑडिशन दिए बिना ही वापस चली गईं क्योंकि उन्हें लगा कि वे ऑडिशन में पास नहीं हो पाएंगी, और वे इस तरह बेइज्जती नहीं चाहती थीं। समय जल्दी ही बीत गया और जी मिंग की बारी आई। काली टी शर्ट और जीन्स पहने लड़की ने स्टाफ बैच पहना हुआ था जिस पर जी मिंग का नंबर 190 लिखा था। जैसे ही जी मिंग ने अपना नाम सुना, वह कुर्सी से उठी और अंदर जाने के लिए अपने कपड़े ठीक किए। उसने उस लड़की से कहा जिसने उसका नाम पुकारा था, हाँ, यहाँ है। डॉट डॉट डॉट। कमरे के अंदर जजों के स्थान पर कुल 4 लोग बैठे थे। बीच में एक प्रसिद्ध निर्देशक श्री हान थे। वे लंबे और अधेड़ उम्र के थे, लेकिन उन्होंने निर्देशक के लिए अपने शरीर को काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था। उनके दाहिनी ओर लगभग 50 साल की एक महिला बैठी थी। वह दुबली पतली थी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ थीं। उन्होंने गोल चश्मा पहना हुआ था और त्वचा के रंग की पोशाक पहनी हुई थी। वह फिल्म की लेखिका थी, उनका नाम यीश था। वह एक प्रसिद्ध लेखिका थी जिनके 2 नाटक लगातार हिट हुए थे। यह उनका पहली बार किसी फिल्म के लिए लेखन था। निर्देशक खान के बाईं ओर 70 साल की एक बूढ़ी औरत थी जिसके बाल थोड़े सफ़ेद थे। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन उसने अपनी काया को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था जिससे वह अपनी उम्र से कम लग रहा था। वह श्री हान के निर्देशक मित्र थे और उनके साथ ऑडिशन देने आए थे। वह इस क्षेत्र के अनुभवी भी थे, न केवल श्री हान के मित्र बल्कि उनके गुरु भी। मनोरंजन उद्योग में उन्हें मिस्टर सू के नाम से जाना जाता है। और उसके बगल में एक लंबा, गोरी त्वचा वाला आदमी खड़ा था। उसके चेहरे के भाव तीखे थे और शरीर मांसल था। अपने नुकीले जबड़े और खूबसूरत आंखों के साथ वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। वह फिल्म का मुख्य पुरुष पात्र वू शेंग था। जी मिंग के आने से पहले ही मिस्टर हान पिछले प्रतियोगियों से नाराज थे। उन्हें अभी तक अपनी दूसरी मुख्य महिला कलाकार नहीं मिली थी। वह इस भूमिका के लिए कोई समझौता नहीं करना चाहते। वह जो फिल्म बना रहे थे वह प्राचीन काल पर आधारित थी। इस विषय पर फिल्म बनाने का यह उनका पहला मौका था। ये पटकथा उनके लिए बेहद खास थी क्योंकि यह उनके दिवंगत भाई द्वारा लिखी गई थी जिनकी युवावस्था में ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह उनके भाई द्वारा लिखी गई पहली कहानी थी, लेकिन उन्हें इस पर काम करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। श्री हान ने ये स्क्रिप्ट अब तक अपने पास रखी है। वह इस कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे क्योंकि यह उनके भाई की आखिरी इच्छा थी। वह चाहते थे कि इस कहानी के जरिए उनके भाई को याद किया जाए। उन्होंने इस कहानी के लिए सबसे लोकप्रिय और अनुभवी लेखक को चुना ताकि इसमें सूक्ष्म बदलाव करके इसे फिल्म में बदला जा सके। हालांकि यह उनका पहली बार किसी फिल्म के लिए लेखन था, लेकिन वे पीरियड ड्रामा के क्षेत्र में अनुभवी थीं। उनकी 2 बड़ी हिट ड्रामा भी पीरियड ड्रामा ही थीं। यह एक ऐसी शैली थी जिसे निभाना बहुत मुश्किल था। इस तरह की शैली लोगों को जल्दी बोर कर सकती थी, लेकिन उनके दोनों नाटक बहुत हिट रहे। कलाकार, कहानी, ग्राफिक्स, सब कुछ एकदम सही था। श्री हान भी चाहते थे कि उनकी फिल्म एकदम सही बने। वह चाहते थे कि उनकी दूसरी लीड खूबसूरत और शानदार हो। ये तो बुनियादी बातें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ वह चाहते हैं वह है भावनाएं। दूसरी नायिका को दृश्य के अनुसार भावनाएं दिखानी थीं और यह सबसे मुश्किल काम था क्योंकि इस फिल्म में भावनाओं को सिर्फ संवादों से नहीं समझाया जा सकता। इस तरह के किरदार को निभाने के लिए किरदार और उसकी भावनाओं को महसूस करना ज़रूरी है। अपनी भावनाओं को अपने हाव भावों से दिखाना ज़रूरी है, और ये कला हर किसी में नहीं होती। जिन अभिनेत्रियों का उन्होंने ऑडिशन लिया था वे इस रोल के लिए उपयुक्त नहीं थीं क्योंकि वे दूसरी नायिका की भावनाओं को समझ नहीं पा रही थीं। डॉट 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 डॉट। श्री हान इस बात पर चिल्लाने में व्यस्त थे कि पिछला प्रतियोगी कितना बेकार था। इसी बीच श्री सू ने अगले प्रतियोगी को बुलाया। तभी जी मिंग झिझकते हुए कमरे में दाखिल हुई। हालांकि वह झिझक रही थी, लेकिन उसकी मुद्रा सीधी थी, दोनों हाथ सामने की ओर। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, न तो बहुत धीमी और न ही बहुत तेज। वह एक सूक्ष्म मुस्कान थी। उसने चटक पीले रंग की प्लेन ड्रेस और मैचिंग हील्स पहनी हुई थीं। हील्स उसे थोड़ा लंबा लुक दे रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा आत्मविश्वासी और खूबसूरत लग रही थी। जब वह अंदर आए तो मिस्टर हान, जो पहले बेकार अभिनेत्रियों के बारे में बड़बड़ा रहे थे, रुक गए। जी मिंग को देखकर उन्होंने अपने अगले शब्द निगल लिए।
जीमिंग के आते ही कमरे में सब लोग शांत हो गए। यहाँ तक कि मुख्य पात्र वू शेंग भी झेप कर जी को देख रहा था। उन्होंने कई खूबसूरत अभिनेत्रियां देखी थीं और उनके साथ काम किया था, लेकिन जीमिंग जैसी खूबसूरत अभिनेत्री के साथ काम करना उनके लिए पहली बार था। जब मिस्टर हान ने जीमिंग को देखा जो शान से उनकी ओर बढ़ रही थी, तो उन्होंने अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। वह उसके कपड़े पहनने के तरीके और उसके चलने के तरीके से बहुत खुश थे। ज़्यादातर समय ऑडिशन के लिए आने वाली अभिनेत्रियां बहुत उत्साहित और मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं और कभी कभी वे बहुत घमंडी और अहंकारी हो जाती हैं और सोचती हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। इस तरह का उनका रवैया होता है। लेकिन जीमिंग हल्के से मुस्कुरा रही थी, न तो इतनी ज़्यादा और न ही इतनी कम कि उसकी रुचि कम लगे। वह बिल्कुल एकदम सही थी। अध्याय 125 साक्षात्कार 2। जिस तरह से जीमिंग कमरे के केंद्र में पहुंची, कमरे में मौजूद सभी 4 लोग उसे अचंभित होकर देख रहे थे। यहाँ तक कि अनुभवी निर्देशक श्री सू ने भी जीमिंग के चलने के तरीके को देखकर अपनी बाहें उठाईं। उन्होंने कई अभिनेत्रियां देखी थीं जो खूबसूरत और शालीन थीं। यह कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वह चलती और व्यवहार करती थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसके लिए स्वाभाविक था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी पर सुरुचिपूर्ण होने का दबाव डाल रही थी या कुछ और। वह जैसी है वैसी ही दिख रही थी। ... जब जीमिंग ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि यह फिल्म प्राचीन समय पर आधारित है। यही वजह थी कि वह इस फिल्म में काम करने के लिए इच्छुक थीं। हालांकि वह इस दुनिया में अच्छी तरह ढल चुकी हैं, फिर भी इस अनजान जगह में उन्हें असहजता महसूस होती है। उसे अपने पुराने दिनों की याद आती है, और यह फिल्म उसे वही एहसास दिलाएगी, चाहे वह बनावटी हो या कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उसे पहले जैसा एहसास ज़रूर मिल सकता है। और इसके अलावा फिल्म में दूसरी मुख्य महिला का किरदार महारानी का है। जी हाँ, महारानी का। और असली महारानी से बेहतर महारानी की भूमिका कौन निभा सकता है। कहानी सम्राट और शियाओली नाम की एक लड़की के बीच प्रेम की कहानी है, जिससे सम्राट ने अपनी मां की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। सम्राट की नई पत्नी निम्न वर्ग से थी, इसलिए महारानी डोगर ने इस शादी का विरोध किया था। अन्यथा प्राचीन काल में कई पत्नियां रखना बहुत आम बात थी। वे वैवाहिक संबंध या अन्य उद्देश्यों के लिए विवाह करते थे, लेकिन ये तथ्य कि इस विवाह से सम्राट को कोई लाभ नहीं होने वाला था, यही कारण था कि महारानी डोवेगर इसके विरुद्ध थी। यही कारण था कि जी चेंग की मां झाओ मिंग को कभी पसंद नहीं करती थी। फिल्म में दूसरी मुख्य नायिका की भूमिका महारानी और सम्राट की पहली पत्नी की थी। महारानी विधवा की कृपापात्र होने के बावजूद वह उन्हें अपनी बेटी की तरह मानती हैं। उसने जीवन भर सम्राट से प्रेम किया है। उसने हरम का प्रबंधन किया और महारानी होने के हर कर्तव्य का निर्वहन किया। लेकिन एक बार जब सम्राट युद्ध पर गया तो उसकी मुलाकात शियाओली नाम की लड़की से हुई। वह मेहनती, सुंदर थी और वह एक किसान की बेटी थी। युद्ध से लौटते समय सम्राट की उससे मुलाकात हुई। उसे पहली बार देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। उसने उसे एक अमीर मोटे व्यापारी को गुलामी में बेचे जाने से बचाया। वह उसे बचाकर अपने साथ महल ले आया। जब वह युद्ध से वापस आया तो वह जियाओली को अपने साथ महल में ले आया। वह उससे प्यार करता था, उसकी रक्षा करना और उसकी देखभाल करना चाहता था। और महारानी डोगर इस शादी को अस्वीकार कर देती हैं, लेकिन उसे उनकी राय की परवाह नहीं है। उधर महारानी जो सम्राट के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसके साथ एक और लड़की को देखकर उसका चेहरा उतर गया। यद्यपि सम्राट की अन्य पत्नियां भी थीं, परंतु उसे पहले जैसा अनुभव कभी नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से वह जियाओली को देखता है वह उससे अलग है जिस तरह से वह उसे देखता है। उसने जियाओली को प्यार भरी नज़रों से देखा, लेकिन जब उसने महारानी को देखा तो ऐसा लगा जैसे वह उनका सम्मान कर रहा है या उनकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था। फिल्म के पहले भाग में दूसरी महिला मुख्य भूमिका महारानी की भूमिका सहायक और प्रेमपूर्ण थी, लेकिन महल में शियाओली के प्रवेश के साथ ही उसका चरित्र नकारात्मक हो गया। उसने उस बेचारी और कमज़ोर लड़की के साथ कई चालें चलीं। उसने उसे कई लोगों के सामने अपमानित किया। सम्राट ने उसके अनुचित व्यवहार के लिए उससे झगड़ा किया। अंततः उसने शियाओली को अपनी पत्नी बना लिया। जब भी वह जियाओली के साथ समय बिताता, महारानी के अंदर ईर्ष्या और क्रोध की आग भड़क उठती। उसने कई बार जियाओली को फंसाने की कोशिश की, उसे अपमानित किया, उसका जीवन नरक बना दिया। जब सम्राट को महारानी की सारी चालों का पता चला तो उसने उसे ठंडे महल में भेजकर दंडित किया। वहां उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद सम्राट और शियाओली खुशी खुशी रहने लगे। ... यही फिल्म की कहानी थी। इसलिए जब जीमिंग ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसे लगा कि यह उसकी अपनी कहानी से बहुत मिलती जुलती है। बस फर्क इतना था कि वो यहाँ खलनायिका थीं। वो ये रोल इसलिए करना चाहती थीं क्योंकि वो खलनायिका होने का एहसास भी महसूस करना चाहती थीं। पिछले जन्म में उसे सिर्फ फंसाया गया था और धमकाया गया था, अब वह भी वही सब झेलना चाहती है। हालांकि यह सिर्फ एक नाटक है। कई लोगों को यह अजीब लग सकता है, लेकिन उसके लिए यह अपनी शिकायतों को दूर करने का एक तरीका है। वह अतीत के सारे गिले शिकवे मिटाकर लिवेई के साथ एक नई जिंदगी जीना चाहती है, और ऐसा करने के लिए उसे अपने दिल से जियोली के प्रति नफरत को भी निकालना होगा। कहानी उसके पिछले जन्म से बहुत मिलती जुलती थी। वह महारानी थी और जिस व्यक्ति से वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी वह सम्राट था जिसने शियाओली नाम की एक लड़की से शादी की थी। यहाँ तक कि उसकी पत्नी का नाम भी वही था। वह उन्हें खुशी से जीवन का आनंद लेने देने के लिए मर गई। फर्क सिर्फ इतना था कि महारानी डोवेगर उससे प्यार करती थी और उसका साथ देती थी, जबकि नई पत्नी जियाओली से नफरत करती थी। और इस कहानी में उन्हें जियाओली से बदला लेने का मौका मिलेगा। वह उसे प्रताड़ित कर सकती हैं क्योंकि वह प्रतिपक्षी की भूमिका निभा रही थी। इस भूमिका के लिए बहुत ध्यान और एकाग्रता की जरूरत है। भावनाएं बहुत जटिल हैं। अभिनेत्री को अपनी भावनाओं पर काबू पाना जरूरी है ताकि वे बेहतरीन दृश्य दे सकें। ... सुंदर और शिष्ट जीमिंग को देखकर निर्देशकों ने सिर हिलाकर सहमति जताई क्योंकि वे उससे प्रसन्न थे।
फिर श्रीहान ने विनम्रता से कहा, कृपया अपना परिचय दें। उसके इस व्यवहार को देखकर बाकी 3 लोग उसे आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगे। पूरे ऑडिशन के दौरान ये पहली बार था जब वह किसी से अपना परिचय पूछ रहे थे, और वह भी अपनी आवाज़ में इतनी कोमलता के साथ। निर्देशक श्रीहान के बचकाने व्यवहार को देखकर हंस पड़े। जीमिंग ने श्रीहान को देखा और मुस्कुराया। जीमिंग की खिली हुई मुस्कान देखकर मिस्टर हान ने सोचा, यही तो है। अगर वह अच्छा अभिनय कर सकती है तो वह दूसरी मुख्य भूमिका के लिए बिल्कुल सही है। अध्याय 126 साक्षात्कार 3। जब जीमिंग को आत्मा परिचय देने के लिए कहा गया तो वह घबरा गई। उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं। उसने गहरी सांस ली और जजों की ओर देखकर मुस्कुराए। फिर उसने शुरू किया, सभी को नमस्कार, मैं जीमिंग हूँ। मैंने विदेश में बिजनेस की पढ़ाई की है और मुझे एक्टिंग का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हाल ही में किसी ने मुझे बताया कि मुझे एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहिए क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में ज़्यादा फिट बैठूंगी। उसने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वह झूठ नहीं बोलना चाहती कि वह एक्टर बनना चाहती थी या यह उसका सपना है। उन्होंने आगे कहा, उस समय मुझे बताया गया कि मिस्टर हान की फिल्म के लिए ऑडिशन चल रहा है और मुझे इस भूमिका के लिए स्क्रिप्ट दी गई थी। पहले तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह कुछ देर रुकी। मिस्टर हान को बुरा लगा क्योंकि वह कोई अभिनेत्री नहीं थी, लेकिन किसी अजीब वजह से वह उसकी पूरी कहानी सुनना चाहते थे। बोलते समय उसके चेहरे के भाव ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें लगा जैसे वह फिल्म में दिखाई गई महारानी को देख रहे हों। हालांकि वह सामान्य रूप से बोल रही थी, लेकिन जिस तरह से वह वहां खड़ी थी, उसके हाथ सामने की ओर बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से थे। उसकी मुद्रा सीधी और सुंदर थी। वह वहां खड़ी किसी राजसी महिला की तरह लग रही थी। फिर उन्होंने आगे कहा, पहले तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं इस फिल्म में अभिनय करना चाहती हूँ। मुझे अभिनय के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इस भूमिका के लिए दुनिया में किसी से भी बेहतर हूँ। अपनी बात पूरी करते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर सब दंग रह गए। इंटरव्यू के लिए आते समय किसी ने इतना आत्मविश्वास नहीं दिखाया था। ये बहुत ही साहसिक बयान था। अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे बड़े बड़े बयान दिए हैं। उसकी शेखी बघाड़ते हुए मिस्टर हान की बाहें उठ गईं। वह देखना चाहते थे कि वह कितना अच्छा अभिनय कर सकती है। उधर जीमिंग सोच रही थी, अगर मैं महारानी बनने के लायक नहीं हूं तो फिर महारानी बनने के लायक कौन है? असली महारानी तो वही थी। उन्हें खुश होना चाहिए कि असली महारानी उनके पास महारानी बनने के लिए आईं। अब असली महारानी को महारानी की भूमिका निभानी होगी। कितनी विडंबना है। श्रीसू ने जीमिंग की ओर देखा और कहा, तो सुश्री जीमिंग, कृपया हमें कुछ दिखाएं। हम आपको एक दृश्य देंगे और फिर आप प्रदर्शन कर सकती हैं। आपका प्रदर्शन देखने के बाद हम तय करेंगे कि आप महारानी बनने के योग्य हैं या नहीं। उन्होंने शांति से कहा। जीमिंग ने उस पर मुस्कुराकर सिर हिलाया। श्रीहान ने जीमिंग को परिदृश्य बताना शुरू किया, तो सुश्री जीमिंग, ये दृश्य है। आप महल के द्वार पर सम्राट का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो 3 महीने के युद्ध के बाद वापस आ रहे थे। वे युद्ध जीत गए थे और हर कोई उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहा था। तुम्हें उसके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी कि वह महल के पास ही है। तुम उसका इंतजार कर रहे थे। जब तुमने उसे दूर से देखा तो तुम खुश और उत्साहित हुए, लेकिन तभी तुम्हारी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो उसके साथ उसी घोड़े पर बैठी थी। तुम्हें एहसास हुआ कि लड़की ने बादशाह का लॉकेट पहना हुआ था। वह लॉकेट उन्हें बहुत प्रिय था। तुमने उसे कभी छुआ तक नहीं, पर लड़की उसे पहने हुए थी। तुम्हें एहसास हुआ कि वे दोनों बहुत करीब थे। अब मुझे दिखाओ कि तुम इस सीन को कैसे निभाओगे। अगर तुम्हें इस सीन को निभाने के लिए कुछ चाहिए तो मुझे बताना। मिस्टर हान ने जीमिंग से कहा। यह दृश्य सुनकर निर्देशक सू भी दंग रह गए। ये पूरी फिल्म का सबसे मुश्किल और पेचीदा दृश्य था। इसमें भावनाओं को सिर्फ भावों के जरिए दिखाना था। इसमें कोई संवाद नहीं था। उन्होंने ये सीन कुछ ग्रेड अभिनेत्रियों को दिया था, लेकिन सब फेल हो गईं। या तो वे आंखों से खंजर निकालती हैं या रोने लगती हैं। लेकिन सीन इतना आसान नहीं था, और जीमिंग तो बस एक अनुभवहीन नवागंतुक थी, इसलिए उसके लिए ये बहुत क्रूर था। ये बात सबको महसूस हुई, पर कोई कुछ नहीं बोला। जीमिंग ने परिदृश्य सुना और सिर हिलाया। उसने न सिर्फ परिदृश्य सुना, बल्कि उसकी तुलना अपने अतीत की परिस्थितियों से भी की। उसने जजों की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली जब उसने श्रीहान को ये कहते सुना, तैयार, 1.2 और कार्रवाई। उन्होंने उसे शुरू करने के लिए अपने हाथों का इशारा करते हुए कहा। जब जीमिंग ने आंखें बंद की तो उसे वह दृश्य याद आया जब वह युद्ध जीतकर जी चेंग के वापस आने का इंतजार कर रही थी। वह खुश थी और बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। जब वे उसका स्वागत करने के लिए महल के द्वार पर गए तो वहां गांव के अन्य लोग भी मौजूद थे। सभी लोग सम्राट का स्वागत करने और दुश्मनों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए थे। वह सम्राट की एक झलक पाने के लिए प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, तभी उसे भीड़ के बीच में सम्राट का घोड़ा दिखाई दिया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह पूरे समय उसका इंतजार करती रही। शादी के कुछ दिन बाद ही वह युद्ध पर चला गया। वह उसके बिना महल में रहती रही, अपनी सास की डांट सहती रही। लेकिन अब वह वापस आ गया है। जब वह उसे देख रही थी तभी उसकी नज़र उस तरफ गई। उसने देखा कि कुछ सैनिक एक शाही गाड़ी ले जा रहे थे। उसके अंदर कोई बैठा था। कुछ दासियां और दूसरे लोग भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वह नहीं जानती थी कि करियर में कौन बैठा था, लेकिन वह समझ गई थी कि ये दुल्हन के लिए बनाया गया करियर था। उसका चेहरा उतर गया। कुछ महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी, पर अब वह अपनी पत्नी को लेकर आ गया है। हालांकि उसे पता है कि यह दिन एक दिन आएगा, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। और जो दृश्य उसे दिखाया गया था वह भी वैसा ही था। उसने आंखें बंद करके वही एहसास महसूस किया जो उसने उस समय महसूस किया था। अध्याय 127 साक्षात्कार 4।
जीमिंग ने उसी समय महसूस की गई भावना को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी बंद आंखें देखकर सभी जज आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि आंखें बंद होने पर उसके हाव भाव कैसे बदल गए। फिर मिस्टर हान ने उसे संकेत दिया, ठीक है, तैयार हो जाओ। 1.2 और एक्शन। श्री हान की कतार के साथ जीमिंग ने अपनी आंखें खोलीं और उसके भाव बदल गए। सम्राट को देखने की खुशी और उत्साह से उसकी आंखें भर आईं। लेकिन उसकी आंखों में लालसा भी देखी जा सकती थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। इतने लंबे समय बाद उसे देखकर वह घबरा गई थी। घबराहट में उसने अपनी ड्रेस को हल्के से पकड़ लिया। वह सीधे उस दिशा में देख रही थी, कैमरे की ओर, जिसकी ओर देखने के लिए उसे कहा गया था। सम्राट का इंतजार करते हुए उसके मन में भी यही चल रहा था। उसके हाव भाव देखकर मिस्टर हान और सुप्रसन्न हुए। उसके हाव भाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वे चाहते थे। और वुशेंग भी हैरानी से उसे देख रहा था। किसी नए व्यक्ति के लिए ऐसा व्यवहार करना बहुत मुश्किल होता है। लेखक भी जीमिंग को मजे से देख रहा था। तब श्री हान ने कहा, अब आपने सम्राट को देखा, लेकिन उसके साथ एक ही घोड़े पर लड़की को भी देखा। ये सुनकर जीमिंग के चेहरे के भाव बदल गए। उस दृश्य की कल्पना करते ही उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ गई। जब उसने जी चेंग को दूर से आते देखा तो भी उसके चेहरे पर यही भाव थे। लेकिन जब उसने कल्पना की कि जियाओली भी उसके साथ आ रहा है तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। चून की पत्नी का नाम भी जियाओली है, इसलिए उसे यह परिदृश्य अधिक वास्तविक लगा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने अपने होंठ भींच लिए। उसकी हथेलियां मुट्ठी में बदल गईं। उसकी आंखें ठंडी और विमुख थीं, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं था, बल्कि उदासी और निराशा भरी थी। वह बहुत समय तक उसका इंतजार करती रही। वह उसका ध्यान, उसका प्यार चाहती थी, लेकिन उसने सब कुछ किसी और को दे दिया। निर्देशकों ने जीमिंग के हाव भाव देखे और हल्के से मुस्कुराए। लेकिन वू शेंग काफी चिंतित था। जीमिंग के हाव भाव देखकर उसे उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि खालीपन और थोड़ी उदासी नजर आए। उन्होंने सोचा कि वह असफल हो जाएगी, क्योंकि इस दृश्य में क्रोध ही मुख्य बिंदु है। ... इस समय श्री हान ने ताली बजाते हुए कहा, काट दिया। बहुत अच्छा। श्री सू और लेखक ने भी ऐसा ही किया और मुस्कुराते हुए ताली बजाए। वू शेंग ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। मिस्टर हान की आवाज़ सुनकर जीमिंग अपनी कल्पना से बाहर आ गई। उसने उनकी तरफ देखा और अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और फिर अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान बिखेरी। फिर उसने मिस्टर हान को ये कहते सुना, सुश्री जीमिंग, आपने ये दृश्य कैसे निभाया? मेरा मतलब है कि आमतौर पर जब लोगों को जियाओली पर ध्यान देने के लिए कहा जाता था तो उनके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता था, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल खाली था। कोई भावनाएं नहीं थीं। तुम्हारी आंखों में बस उदासी थी। क्या तुम हमें बता सकती हो कि इस दृश्य को करते समय तुम क्या सोच रही थी? उसने जीमिंग से पूछा। जीमिंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। वह क्या सोच रही थी? उसने ये सब खुद अनुभव किया था। वह इसे कैसे नहीं निभा सकती? वह मन ही मन हंसी। फिर उसने कहा, आह, कुछ खास नहीं। मैंने तो बस खुद को महारानी की जगह कल्पना की थी। मैंने अभिनय करके दिखाया कि अगर मैं महारानी की जगह होती तो मुझे कैसा लगता। उसने सहजता से कहा। हालांकि यह सच है। दोनों निर्देशकों ने उसके उदासीन व्यवहार को देखा और हंस पड़े। अभिनय में सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद को उस किरदार में स्थापित करना जो वे निभा रहे हैं। किरदार में पूरी तरह रम जाना, यही सबसे मुश्किल काम है। लेकिन उसने यह बात बहुत ही सामान्य ढंग से कही। उनके शब्दों और अभिनय से प्रभावित होकर श्री हान ने कहा, बहुत बढ़िया सुश्री जी, मुझे आपके विचार और आपका प्रदर्शन पसंद आया। हमें आपके साथ काम करके खुशी होगी। वह अपनी कुर्सी से उठे और उनके पास गए और कहा, सुश्री जी, बधाई हो, आपका चयन हो गया है। उन्होंने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। जीमिंग ने मिस्टर हान की तरफ देखा और एक पल के लिए झिझकी, फिर मुस्कुराए और विनम्रता से उनसे हाथ मिलाया। फिर श्री सू भी मुस्कुराते हुए उठे और श्री हान के पास गए और उनके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तो आपको अंततः अपनी महारानी मिल गई? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। श्री हान ने जीमिंग की ओर देखा और मुस्कुराए, हाँ, अंततः। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा। वू शेंग भी उनके पास गया और जीमिंग से पूछा, सुश्री जी, क्या आप अभी भी किसी कंपनी के अधीन हैं? क्या आपके पास अनुबंध और अन्य चीज़ों के बारे में बात करने के लिए कोई प्रबंधक है? उसने विनम्रता से पूछा। वे जानते हैं कि वह एक नौसिखिया है, इसलिए वह किसी कंपनी के अधीन नहीं हो सकती। लेकिन जीमिंग ने कहा, उस बारे में मैं जल्द ही एक कंपनी के तहत हस्ताक्षर कर सकती हूँ, इसलिए तब तक आप मुझसे औपचारिकताओं के बारे में बात कर सकते हैं। उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा। उसे नहीं पता कि वह ग्लोबल दुनिया के अधीन है या नहीं। तांग नियान ने उससे वादा किया था कि ऑडिशन पास करने के बाद वह उसे अपने साथ ले लेगा, लेकिन अभी यह पक्का नहीं था, इसलिए वह लापरवाही से कुछ नहीं कह सकती। निर्देशक खान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मेरे पास आपका फॉर्म है और मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बारे में आपसे संपर्क करूंगा। मेरा सहायक आपको फ़ोन करेगा, इसलिए तब तक आराम करें, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जीमिंग ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। इससे पहले कि वह बाहर आती, स्टाफ की लड़की ने अन्य प्रतियोगियों को बता दिया कि ऑडिशन समाप्त हो गए हैं। कमरे के बाहर किंजिया अपने मैनेजर के साथ इंतजार कर रही थी। वह बस ऊपर आई क्योंकि उसके मैनेजर ने उसे बताया था कि जल्द ही उसकी बारी आने वाली है। उसे नहीं पता था कि जीमिंग अंदर है। जब उन्होंने सुना कि ऑडिशन खत्म हो गए हैं तो वह मुंह बिचकाकर बोली। वह एक ग्रेड अभिनेत्री थी। उन्हें खुश होना चाहिए था कि वह ऑडिशन के लिए आए, लेकिन उसे ऑडिशन देने का मौका ही नहीं मिला। वह गुस्से में काले कपड़े वाली लड़की के पास गई और चिल्लाई, ऑडिशन खत्म हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अभी तक परफॉर्म करने का मौका भी नहीं मिला और तुम कह रही हो कि ऑडिशन खत्म हो गए हैं।
वह हंस पड़ी। वह हमेशा यही सोचती थी कि वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं और उनसे बेहतर यह भूमिका कोई नहीं निभा सकता। और वैसे भी ये सिर्फ एक सेकंड लीड रोल है, ज़्यादा पेचीदा नहीं। उसके लिए ये बहुत आसान था। वो इस छोटे से रोल के लिए ऑडिशन में आकर उन्हें मुंह दिखाने वाली थी, लेकिन अब उसे बताया गया है कि ऑडिशन खत्म हो गए हैं। हाँ, कितनी घटिया स्थिति है। अध्याय 128 शर्मिंदा। जब जी मिंग निर्देशक और अन्य लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बाहर से शोर सुना। किंजिया की चीखें और गालियां सुनकर डायरेक्टर हान की भौहें तन गईं। उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया कि देखे क्या हो रहा है, लेकिन जी मिंग ने आवाज़ पहचान ली। वह वास्तव में शिनई की दोस्त बनने की हकदार है। उसने मन ही मन हंसी। ... बाहर किंजिया तमाशा रच रही थी। वह स्टाफ पर चिल्ला रही थी और कोस रही थी कि उन्होंने उसका समय बर्बाद किया और उसे ऑडिशन भी नहीं देने दिया। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसे रोल नहीं मिला। रोल भले ही सेकंड लीड का था, लेकिन बहुत ज़रूरी था। मिस्टर हान की फिल्म में काम करना वाकई बहुत बड़ी बात है। हालांकि पहले उसे इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो एक ग्रेड अभिनेत्री थी। उसे ही ये रोल मिलना चाहिए था, लेकिन उसे ऑडिशन देने का भी मौका नहीं मिलता। स्टाफ उसे यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऑडिशन खत्म हो गया है। लेकिन उसने उन पर गुस्सा करते हुए कहा, क्या आपने पहले ही किसी को चुन लिया है? हाँ, क्या आप जानते भी हैं कि मैं कौन हूँ? आप ही बताए, आपने किसे चुना? मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपने किसे चुना, क्योंकि मुझे पता है कि ऑडिशन के लिए मुझसे बेहतर कोई अभिनेत्री नहीं थी। मैं यहाँ अकेली एक ग्रेड अभिनेत्री हूँ। तो फिर आपने किसे चुना? वह स्टाफ पर चिल्लाए। इस समय वह अपनी छवि के बारे में भूल गई, क्योंकि वह जानती थी कि वह सही थी और यदि उन्होंने उसे भूमिका नहीं दी तो वह इस पूरे घटनाक्रम और जिस तरह से उन्होंने उसका अपमान किया है उसके बारे में पोस्ट करेगी। तो फिर यह फिल्म बर्बाद हो जाएगी। उनके प्रशंसक काफ़ी अच्छे हैं। अपने प्रशंसकों के सामने तो वह हमेशा ही शिष्ट और खूबसूरत जेनी ही रही, लेकिन उनका असली रूप बहुत कम लोग जानते हैं। ऑडिशन रूम में श्री हान के सहायक आए और बाहर की समस्या के बारे में बताया। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। उसने जी मिंग की तरफ माफ़ी मांगते हुए देखा, फिर अपने सहायक से उस औरत को अंदर बुलाने को कहा। वे अपनी जगह पर वापस बैठ गए और शी मिंग को अपने साथ बैठने के लिए कुर्सी दे दी। शी मिंग थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार बैठ गई। थोड़ी देर बाद किंजिया अपने चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल हुई। जब उसे अंदर बुलाया गया तो उसने अपने मैनेजर की तरफ देखा और आंख मारी। यही तो वो चाहती थी। उसने सोचा कि कमरे में प्रवेश करते ही वह निर्देशक को रिझा लेगी और फिर यह भूमिका उसकी हो जाएगी। वह अहंकारपूर्वक अंदर चली गई, लेकिन जी मिंग को लेखक के बगल में कुर्सी पर बैठे देखकर उसके कदम रुक गए। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने अहंकार से जी मिंग की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निर्देशक हान ने जी मिंग की ओर देखा और पूछा, क्या आप उसे जानते हैं? जी मिंग ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वह याद नहीं है। ये कहते हुए उसने अपने कंधे उचका दिए। इस पर किंजिया ने गुस्से से कहा, तुम? दूसरी ओर वू शेंग और अन्य लोग जी मिंग के लापरवाह व्यवहार को देखकर हंस पड़े। उनकी प्रतिक्रिया देखकर किंजिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने शी मिंग को घूरते हुए कहा, तो तुम ही हो जिसने मुझसे ये रोल छीना है? उसने उसकी तरफ भौहें चढ़ाईं। जी मिंग ने उसकी ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा और कहा, क्या ये भूमिका हमेशा से तुम्हारी थी? अगर हाँ, तो तुम साक्षात्कार के लिए क्यों आए? क्योंकि अगर दूसरी मुख्य महिला पात्र पहले से ही तय थी तो ऑडिशन लेने की क्या जरूरत थी? उसने पलटकर जवाब दिया। किंजिया की बातें सुनकर श्री हान दुखी हुए। उन्होंने किंजिया की ओर देखा और कहा, मिस जिया, ये भूमिका आपको कब मिली? क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने कभी आपका ऑडिशन नहीं लिया था और न ही आपके साथ कोई अनुबंध किया था। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा। वह पहले से ही उसके असभ्य और अहंकारी व्यवहार से परेशान था। श्री हान की बातें सुनकर किंजिया सख्त हो गया। हाँ, उन्होंने कभी कोई अनुबंध नहीं किया। सिर्फ वही सोचती थी कि यह भूमिका उसकी है, लेकिन वह ऐसा कह नहीं सकती। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं मिस्टर हान। हमने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, लेकिन कम से कम मुझे अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का मौका तो मिलना चाहिए था। तुम्हें पता है कि मैं एक ग्रेट एक्ट्रेस हूं और उसके पास कोई अनुभव नहीं है या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से जी मिंग को वो रोल मिला, मुझे नहीं। उसने जी मिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो कास्टिंग काउच को एक वजह बता रही थी। उसकी बातें सुनकर जी मिंग ने उसकी ओर अपनी बाहें उठाईं। किंजिया ने आगे कहा, आप जानते हैं मिस्टर हान, मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं। अगर मैं आपकी फिल्म में शामिल हो जाऊं तो आपको अतिरिक्त प्रमोशन मिलेगा। मेरी लोकप्रियता से आपकी फिल्म को ही फायदा होगा। उसने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर वू शेंग ने अपने होंठ भींच लिए। उसने आज तक उसके जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा था। किंजिया की बात सुनकर मिस्टर हान ने भौहें चढ़ाईं और कहा, सुश्री जेनी, हमने अपनी दूसरी महिला अभिनेत्री तय कर ली है और अब आगे विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप जा सकती हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद उन्होंने उससे नज़रें फेर लीं। उसने जी मिंग से अनुबंध और अन्य चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जबकि उसके अस्तित्व को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। ये सुनकर वह भौचक्की रह गई। उसे पहले कभी इस तरह शर्मिंदा नहीं होना पड़ा था। वह पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद ही मिस्टर हान ने राहत की सांस ली। इस तरह की स्थिति का सामना उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन ये स्थिति काफ़ी गंभीर थी। उन्होंने विनम्रता से जी मिंग की ओर देखा और कहा, जब अनुबंध तैयार हो जाएगा तो हम आपसे संपर्क करेंगे। तब तक आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि उसके बाद आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उसके शब्दों पर जी मिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। दूसरी तरफ किंजिया को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसे जिंदगी में कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा।
उसे इस भूमिका की ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन उसे इस बात से नफरत है कि वह ज़ी मिंग से हार गई। जब सहायक ने गलती से अमेरिकानों की जगह कैफे लाटे ला दिया तो उसने अपना गुस्सा उसके चेहरे पर थप्पड़ मारकर निकाला। सहायक की मूर्खतापूर्ण गलती पर उसका गुस्सा भड़क उठा, यहाँ तक कि उसकी गलती भी उसे उकसावे जैसी लगी। उसके मैनेजर ने उसके रूखे और घमंडी व्यवहार पर आंखें सिकोड़ लीं। अगर उसका साथ न होता तो वह ऐसे रूखे कलाकार को कभी नहीं संभाल पाती। अध्याय 129 सज धज कर। निर्देशक खान और अन्य लोगों के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद ज़ी मिंग कमरे से बाहर चले गए। कमरे से बाहर आते ही यूमी खुशी से फूली नहीं समा रही थी, अचानक उसके पास आए। उसने ज़ी मिंग को कसकर गले लगाया और कहा, मिस, आप बेहतरीन हैं। आपने तो पहली ही कोशिश में ऑडिशन भी पास कर लिया। इस रोल के लिए तो ए लिस्ट एक्टर्स भी ऑडिशन पास नहीं कर पाते, लेकिन आप तो पहली ही कोशिश में पास हो गईं। उसने खुशी से कहा। यूमी के लिए ज़ी मिंग की सफलता उसका गौरव थी। जब उसे ऑडिशन पास होने की खबर मिली तो वह बहुत खुश हुई। वह खुशी से उछल रही थी। ज़ी मिंग ने यूमी के बालों को सहलाते हुए उसे कसकर गले लगाया और कहा, ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। पहले ऑफिस चलते हैं। मैं लीवेई को सरप्राइज देना चाहती हूँ और उसे ऑडिशन के नतीजे बताना चाहती हूँ। उसने आंखों में उत्साह भरते हुए कहा। वह लीवेई से मिलकर और उसे यह बताकर बहुत खुश थी कि उसने ऑडिशन पास कर लिया है। ये पहली बार था जब उसने कुछ हासिल किया था और इससे उसे दुनिया की सबसे खुशी का एहसास हुआ। पहले तो उसने सोचा कि अभिनय तो बेकार लोग करते हैं, पुराने ज़माने में इस पेशे को कोई सम्मान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब न सिर्फ उसकी इज्जत थी बल्कि उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलती थी। और तो और अब बहुत से लोग उसके बारे में जान पाएंगे। भविष्य में अगर उनके साथ कुछ भी घटित होता है तो भी लोग उन्हें उनके काम के माध्यम से याद रखेंगे। यह उसके पिछले जीवन से भिन्न नहीं है, जहाँ किसी को इस बात की परवाह नहीं होती थी कि वह मरी है या नहीं। सांस जी राजवंश। भोज का दिन। झाओ मिंग ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी ड्रेस चुनी और डिज़ाइन की है। उन्होंने इसे दूसरों की तरह ढीला ढाला रखने के बजाय अपने साइज़ के अनुसार बनवाया है। उन्होंने इस ड्रेस पर चांदी और सुनहरे धागों से कुछ डिज़ाइन भी बनाए हैं। उसने अपनी कमर पर एक रिबन भी बांधा था जिसमें फूलों की गांठ थी, जिससे उसकी कमर के आसपास का हिस्सा कसा हुआ था। इससे उसके शरीर के उभारों में निखार आया और वह और भी खूबसूरत और दूसरों से अलग दिखी। समय बीत गया और भोज का समय हो गया। लूशी ने झाओ मिंग को तैयार होने के लिए मजबूर किया ताकि उन्हें देर न हो, लेकिन झाओ मिंग अपनी कछुए जैसी गति से सब कुछ कर रही थी। वह इतनी थकी हुई थी कि किसी से परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी। वह अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी बोर नहीं हुई जितनी एक दिन में हुई। इस दुनिया में फ़ोन और वाईफाई नहीं है। पोशाक पहनने के बाद झाओ मिंग थक कर बिस्तर पर लेट गई, जबकि लूशी उसे तैयार होने के लिए मजबूर कर रही थी। वह हताश होकर चिल्लाए, आह, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। मुझे अपना एसएनएस चेक करना है। मैंने अपना पिछला ड्रामा पूरा नहीं किया है। और कोई संगीत नहीं है, कोई बीटीएस नहीं, कोई ट्वाइस नहीं, कुछ भी नहीं। ये बहुत परेशान करने वाला है। आह, अभी तो वो रोना चाहती थी। सिर्फ के ड्रामा और के पॉप फैन ही अपने फ़ोन से दूर होने का दर्द समझ सकते हैं, जब आप अपना पसंदीदा ड्रामा नहीं देख सकते और अपने गाने नहीं सुन सकते। यही तो असली यातना है। लेखक, मैं इससे सहमत हूँ। आह, वह अनिच्छा से उठ बैठी। लूशी ने अपनी मिस के बचकाने व्यवहार को देखा और कहा, मिस, आपको बस यहीं बैठना है। मैं सब कर लूँगी। हमारे पास समय नहीं है। हमें आपके बाल बनाने हैं और आपको तैयार करना है। उसने हताश होकर कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। झाओ मिंग ने लूशी को देखा और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। तुम दूसरा काम करो, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। ये कहने के बाद वह खड़ी हुई और लूशी को कमरे से बाहर धकेल दिया। लूशी ने पीछे रहने की कोशिश की, लेकिन झाओ मिंग ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। फिर झाओ मिंग आईने के सामने खड़ा हो गया और शैतानी ढंग से मुस्कुराया। उसने वो सारा सामान निकाला जो उसने दोनों नौकरानियों से अपने लिए तैयार करने को कहा था। तरह तरह के ब्रश थे, मोटे और पतले नुकीले। काली स्याही भी थी और एक DIY लिपस्टिक कंटेनर भी था जो उसने खुद बनाया था। उसने अपने पहनावे से मेल खाते बालों का एक उलझा हुआ जूड़ा बनाया। तैयार होते हुए उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि वह प्राचीन काल में है। उसने अपने बालों का एक बिखरा हुआ जूड़ा बनाया, उसे खूबसूरत रंग बिरंगे ताज़े फूलों से सजाया जिन्हें उसने लूशी से लाने को कहा था। उसने अपने पास मौजूद सबसे पतले ब्रश से काली स्याही को उसमें डुबोया। फिर उसने उसे अपनी आंखों के ऊपरी पलक पर लगाया ताकि आईलाइनर की तरह इस्तेमाल कर सके। आखिरकार उसने इसे आईलाइनर की तरह इस्तेमाल करके अपनी आंखों का मेकअप किया। फिर उसने अपने होठों पर मेकअप किया। उसने अपनी बनाई हुई लिपस्टिक लगाई। उसने आईने में देखा और अपना मेकओवर देखकर मुस्कुराए। फाइनल टचअप के लिए उन्होंने गुलाब के पाउडर को अपने गालों पर ब्लश की तरह लगाया। उन्होंने इसे अपने चेहरे पर लगाने के लिए मोटे ब्रश का इस्तेमाल किया। हालांकि यह आजकल इस्तेमाल होने वाले ब्लश जितना रंगीन नहीं था, लेकिन इसने उनके गालों को थोड़ा सा रंग दिया और उनके पूरे लुक को निखार दिया। उसके बाद वह कुर्सी से उठी और खुद को आईने में देखने के लिए थोड़ा घूमी। अपने काम से संतुष्ट होकर उसने सिर हिलाया। फिर वह दरवाज़ा खोलने के लिए उसकी ओर गई। दरवाजे के बाहर लूशी घबराहट में इधर उधर टहल रही थी। वह झाओ मिंटो को तैयार होने में मदद करना चाहती थी। वह जानती थी कि झाओ मिंटो अजीब व्यवहार कर रहा था, इसलिए वह उसे पार्टी में शर्मिंदा नहीं होने देना चाहती थी। वह चिंतित थी कि शायद वह स्वयं तैयार नहीं हो पाएगी। और तो और समय भी नहीं था। भोज शुरू हो चुका था। मेहमान आने लगे थे। किसी भी क्षण महामहिम महारानी के साथ भोज में शामिल होने आएंगे। सुबह फैंगजू उसे यह बताने आया कि शाम को महामहिम झाओ मिंग को भोज में ले जाने के लिए स्वयं आएंगे। अब समय आ गया है कि वो उसे ले जाने आए, लेकिन झाओ मिंग अभी तक तैयार नहीं हुई है।
इसलिए वो इतनी चिंतित थी। वे सम्राट को अपने लिए इंतजार नहीं करवा सकते। वह इधर उधर टहल रही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो वहीं स्तब्ध रह गई। अध्याय 130 मेरी तारीफ करो। लूशी इधर उधर टहल रही थी कि तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वहीं स्तब्ध रह गई। उसका शरीर अकड़ गया। ये सम्राट था। वह सोच ही रही थी कि झाओ मिंग कब तैयार होगा और भोज भी शुरू हो गया है। इससे पहले कि वह झाओ मिंग की जांच कर पाती, सम्राट आ पहुंचे। उसने जी चेंग की ओर देखा और उसका पूरा शरीर कांप उठा। झाओ मिंग अभी तैयार नहीं हुई थी और वह आ गया। उसे डर था कि वह देर से आने के लिए झाओ मिंग पर चिल्लाएगा और शायद उसे छोड़कर चला भी जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो झाओ मिंग को दूसरों द्वारा अपमानित किया जाएगा। इस संभावना के बारे में सोचकर लूशी चिंतित हो गया। जी चेंग ने अपने सामने डरी हुई लूशी को देखा और उसकी तरफ भौहें चढ़ा दी। फिर उसने पूछा, वह कहाँ है? ये कहते हुए वह चैम्बर की ओर जाने वाली छोटी सी सीढ़ियों पर चढ़ गया और लूशी के सामने खड़ा हो गया। जी चेंग के भयभीत रूप को करीब से देखकर लूशी को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। उसने तुरंत झुककर कहा, महामहिम को नमस्कार। वह डरी हुई थी और डर से कांपने से खुद को नियंत्रित कर रही थी। पब फ्यूचर एड्स। फैंग जू जो जी चेंग के पीछे खड़ा था, उसके व्यवहार को देखकर लगभग जोर से हंस पड़ा। जी चेंग ने लूशी के अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया और पूछा, क्या वह अभी तक तैयार नहीं है? उसने भावशून्य चेहरे के साथ कहा। उसके इस प्रश्न पर लूशी, जो अभी भी झुकी हुई मुद्रा में थी, कांप उठी जब उसने उसकी ठंडी और अलग आवाज़ सुनी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे समझाए। उसने हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, आपका नमस्कार महारानी, कुमारी होना चाहिए। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि झाओ मिंग का दरवाज़ा अचानक खुल गया। सभी लोग दरवाजे की ओर देखने लगे, जो एक धमाके के साथ खुल गया। जब जी चेंग ने दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े झाओ मिंग को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह उसे अचंभित होकर देखता रहा। उसके मन में बस यही ख्याल आया, वह खूबसूरत है। उसे सजे धजे देखकर सब कुछ सूना हो गया। इस वक्त तो वह भोज के बारे में भी भूल गया। लूशी अभी भी झुकी हुई मुद्रा में थी। उसका मुंह और आंखें खुली हुई थीं। वह जानती थी कि उसकी मालकिन खूबसूरत है, लेकिन आज वह सिर्फ महारानी नहीं बल्कि एक परी लग रही थी। वह सुंदर थी। असली झाओ मिंग पहले ज्यादा सचती संवरती नहीं थी। वो पहले सादगी से रहती थीं। उनका मानना है कि सादगी ही सबसे अच्छी होती है, और यही कारण है कि वह कभी भी तैयार होने और कुछ विशेष करने में ज़्यादा प्रयास नहीं करती। इसलिए अब जब वह तैयार होती है तो दूसरों से ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। पब फ्यूचर एड्स। चूंकि झाओ मिंग सादगी में विश्वास रखते हैं, वहीं जी मिंग के विचार कुछ और हैं। उनका मानना है कि मेकअप महिलाओं को अविश्वसनीय आत्मविश्वास देता है और उनकी सुंदरता को बढ़ाता है। हालांकि मेकअप लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उसे सजना संवरना पसंद है, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। उसका मानना है कि खुद को लाड़ प्यार से सजाना चाहिए। औरतें अक्सर अपने परिवार के लिए खुद को भूल जाती हैं, बिल्कुल झाओ मिंग की तरह। लेकिन वह झाओ मिंग नहीं थी। वह खुद को लाड़ प्यार से पालती थी, खुद को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्राथमिकता देती थी। वहाँ मौजूद सभी गार्ड, यहाँ तक कि फैंग जू भी अपना चेहरा सीधा रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। झाओ मिंग ने जो ड्रेस पहनी थी वह खूबसूरत रिबन की वजह से उनकी कमर पर कसी हुई थी। इससे उनके कर्व्स और भी निखर गए, और उन्होंने जो रंग चुना और उसे चांदी और सुनहरे धागों से डिज़ाइन किया, उससे उनका लुक शाही और खूबसूरत लग रहा था। उनका मेकअप इस दुनिया में नया था। उनसे पहले दुनिया में कोई भी उनके जैसा सचता संवरता नहीं था। चूंकि उनके बनाए कॉस्मेटिक्स का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था, इसलिए लिपस्टिक और आईलाइनर लगाने वाली वह पहली महिला थी। यहाँ महिला ने जो जूड़ा बनाया था वह एक परिष्कृत कसा हुआ जूड़ा था जो हर एक बाल को ढकता था। लेकिन उन्होंने जो हेयर स्टाइल बनाया था वह एक मेसी बन था जो उन्हें स्टाइलिश और खूबसूरत दिखा रहा था। लेकिन यह महल के अनुशासन के अनुरूप नहीं था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। जी चेंग ने झाओ मिंग की तरफ देखा। अचानक हवा में धीमी हवा बहने लगी। उसके लिए सब कुछ धीमा हो गया। यहाँ तक कि पेड़ों से चेरी के फूल भी झर कर गिरने लगे, जिससे दृश्य और भी रोमांटिक हो गया। उसकी नज़रें उस पर टिकी थीं। वह बिना पलके झपकाए उसे एक टक देख रहा था। पब फ्यूचर एड्स। जब चेरी के फूल बरस रहे थे और धीमी हवा बहने लगी तो झाओ मिंग के होंठ थोड़े से हिल गए। तारांकन। एक सिम, सचमुच क्या यह इसी गुट का हिस्सा होना चाहिए? लेखक, हाँ, गुटबाजी चलन में है, और आप 21वीं सदी से हैं, तो आप नाटकों में इन गुटबाजियों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? लेखक, पृष्ठभूमि में रोमांटिक संगीत बजता है। एक सिम अंडरस्को तारांकन। झाओ मिंग ने जी चेंग की तरफ देखा जो उसे लगातार घूर रहा था। हालांकि उसे पता था कि वो खूबसूरत है और सबका ध्यान पाने की हकदार है, लेकिन उसकी घूरती निगाहों से वह थोड़ी असहज हो गई। इसलिए उसने उसे उसकी तंद्रा से बाहर निकालने के लिए खांसने की कोशिश की, और ऐसा हुआ भी। जब वह हल्की सी खांसी तो उसे अचानक याद आया कि वह सम्राट है और वे बाहर हैं। उसने अचानक झाओ मिंग की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें यहाँ ठंड लग रही है? क्या तुम बीमार हो? मैं तुम्हारे लिए शाही डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसने अचानक उस पर सवालों की बौछार कर दी। झाओ मिंग ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। ठंड? गर्मी में ठंड किसे लगती है? इन लोगों को मौसम का अंदाजा नहीं। लेकिन भले ही उसके पास ज़्यादा जानकारी न हो, पर कम से कम उसे ठंड या गर्मी तो लग ही सकती है। तो ये पूछना उसकी कितनी बेवकूफ़ी थी। वह मन ही मन हंसी। उसने जल्दी से कहा, अरे नहीं महाराज, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। उसने नकली शिष्टाचार दिखाया जैसा कि लूशी ने उसे सिखाया था। उसने लूशी की ओर देखा और प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराए, मानो वह उससे तारीफ मांग रही हो कि उसने अच्छा काम किया।
लूशी ने झाओ मिंग के बचकाने व्यवहार को देखा और अजीब तरह से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लेकिन लूशी घबरा गई क्योंकि झाओ मिंग पहले उसका अभिवादन करना भूल गया था। सम्राट का अभिवादन करना सामान्य शिष्टाचार था, लेकिन वह ये कदम भूल गई। अब वह बस यही उम्मीद कर सकती थी कि जी चेंग को ये बात पता न चले। उसने हल्की सी आह भरी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।